हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बेसिक्स देख लिया था वेक्टर का, थोड़ा सा आज कवर कर लेते हैं और एक्सरसाइज भी फर्स्ट एक्सरसाइज पे भी हम आ जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर प्रीवियस वाला फर्स्ट पार्ट जो था हमारा वेक्टर का बेसिक्स का वो कर लो। ठीक है, जो जो काम का है हम वही कर रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए। ठीक है, चलिए एक अभी पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन भी समझा देते हो पहले, फिर 3 डायमेंशन पे आ जाएंगे हम। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। टू डायमेंशन, ठीक है, वैसे तो बताया था, फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे होता था तो आप क्या करते थे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता था, मान लो ये 2 इस डिस्टेंस पे, तो 2,0 वाई 0 होता था। और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होता था तो उसका एक्स 0 होता था, राइट। मान लो ये 3 इस पे है तो 0,3 ये पॉइंट हो गया। ये डिस्टेंस जो हो गया आपका 3 हुआ, ये डिस्टेंस जो हुआ आपका कितना हुआ, 2 हुआ। समझे ऐसा। तो हमको ये तो बताया अगर कोई पॉइंट जिस भी एक्सिस पे हो तो उसी का कोऑर्डिनेट रहता है, एग्जिस्ट करता है, बाकी का 0 होता है। और वो भी कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन से जितना डिस्टेंस पे है वो। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस लेंगे उसको, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हमको पता है तो ये मान ले कोई पॉइंट है 7 ये डिस्टेंस पे ओरिजिन पे एक्स एक्सिस पे, तो मैं -7 लूंगा क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, और वाई को 0 लगा दूंगा। समझ गए। उसी तरीके से अगर नीचे चले गए, नीचे चले गए चले गए चले गए, मान लो 24 डिस्टेंस पे है ओरिजिन पे से कोई एक पॉइंट, और वो वाई एक्सिस पे है, इसलिए उसका एक्स 0 रहने वाला है। और वाई में भी, वाई एक्सिस पे भी वो किधर है, निगेटिव डायरेक्शन में है, नीचे है, तो माइनस करना पड़ेगा डिस्टेंस को। तो 0,-24 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है। उसी तरीके से 3 डायमेंशन प्लेन में जब जाते हैं हम, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आप जो चाहे वो नाम दे सकते हो। ठीक है, हम तो रिप्रेजेंटेशन है कि इजीली याद रहे, इसलिए हमने एक्स वाई जेड ऐसा किया। हॉरिजॉन्टल को एक्स लिया, वर्टिकल को वाई लिया, और ये जो हमारा सामने जो आ रहा है वो जेड लिया। अब ये हमको पता होना चाहिए सारे एक्सेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एक्स और जेड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और वाई एंड जेड भी एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो मान लो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है और ओरिजिन पे से 3 डायमेंशन प्लेन की बात चल रही है, अगर 7 ये डिस्टेंस पे है तो उस पॉइंट का, मान लो ये पॉइंट पी है, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे, एक्स के तो रहेंगे, ठीक है, कितना रहेगा, 7 रहेगा, और वाई पे नहीं है इसलिए वाई 0, जेड पे नहीं है इसलिए जेड भी 0। पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, अगर पीछे होता, मान लो पीछे निगेटिव एक्स पे जा रहा है 80 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट क्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे आप, वाई और जेड तो 0 रख दोगे, राइट, वाई और जेड 0 रख दोगे, तो ये हो जाएगा 8 तो लोगे आप, बट निगेटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएगा, -8 लेंगे। तो पॉइंट क्यू जो कि ओरिजिन से 80 डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस पे, एक्स के निगेटिव डायरेक्शन पे, निगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे ना उसको, एक डैश, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -8, 0,0। समझ गए। उसी तरीके से अगर मैं z पर लू, अब मैंने यहाँ पॉजिटिव z इधर दिखाया है, इधर मैं निगेटिव z दिखाऊंगा, तो अगर ये डिस्टेंस मान लो एग्जांपल के लिए 24 है, इस पॉइंट के कोई r पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे, z पॉइंट पे होने की वजह से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट डिस्टेंस जितना ओरिजिन से वो 24 लगाएंगे, और किधर है, नेगेटिव साइड पे तो माइनस लगाएंगे, तो 0,0, -24 विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट r ऑन नेगेटिव z एक्सिस विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 24 फ्रॉम योर ओरिजिन। अब ये 3 डायमेंशन है तो इसमें क्या करना है हमको, x y और z तीनों के लिखने हैं। समझ गए। जैसे ओरिजिन का क्या लिखेंगे, 0,0,0। समझ गए। अब उसी तरीके से y के लिए भी समझ लो, y का पॉइंट का कैसे रहेगा, इन जनरल बताना है तो 0,b,0 है ना, ये b प्लस माइनस होगा, जहां पर भी है वो पॉजिटिव y पे है या निगेटिव y पे। z का इन जनरल कैसे होता है, 0,0, c मान लेंगे। x का इन जनरल क्या होगा, यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या आएगा, a,0,0। समझ गए। a इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम
ओरिजिन ऐसा मान लेंगे, सिंपल है। ये तो हुआ पॉइंट्स को नोट करना, पॉइंट्स को नोट करना, समझ गए। अब हम आते हैं प्लेन के ऊपर। प्लेन समझना चाहिए आपको, प्लेन क्या होता है, ठीक है। मतलब एक मैंने से हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ऐसे कुछ स्लीट या कुछ हमने स्लेट ले ली, ठीक है। अगर टॉप व्यू दिखोगे तो आपको ऐसा रेक्टेंगल दिखेगा, टॉप व्यू देखोगे तो ये टॉप व्यू, ये थोड़ा साइड व्यू देखोगे, साइड व्यू, ठीक है। तो टॉप व्यू देखो तो ये प्लेन हो जाएगा। जैसे अगर नोटबुक के लिए बोला जाए, कोई नोटबुक है आपके पास, तो इसमें बहुत सारे प्लेन्स है, बहुत सारे प्लेन है। ये एक, फिर एक पेज पलटो, दूसरा, तीसरा, ऐसे चलते रहेगा, बहुत सारे प्लेन्स है। एक ऐसा हॉरिजॉन्टल रखो तो एक प्लेन, वर्टिकल रखो तो एक प्लेन, इंक्लाइन रखो तो एक प्लेन, ऐसे तो बहुत सारे प्लेन बनते जाएंगे। इसको मैं रोटेट करूँ तो फिर इनफाइनाइट प्लेन्स बन जाएंगे, राइट, बहुत सारे प्लेन बन जाएंगे। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक लाइन में से इनफाइनाइट प्लेन्स पास हो सकते हैं, सही है। तो प्लेन को कैसे, थ्री डायमेंशन बोला तो थ्री प्लेन्स की बात हुई है। अगर आपको समझना है तो ऐसा समझो, आपका जो बॉटम है, आप जो रूम में बैठे होगे, खड़े होगे, है ना, तो साइड की जो वॉल्स है वो एक प्लेन हो गया, है ना, वन प्लेन। उसके बाद जो फ्रंट और आपकी बैक की जो वॉल है, आपके आंखों के सामने और आपके सिर के पीछे जो वॉल है वो एक प्लेन हो गया। और एक आपका छत है ना, योर फ्लोर और सीलिंग, वो एक प्लेन हो गया। तो फोर डायमेंशन, सॉरी थ्री डायमेंशन हो गए, समझ गए। तो एक्स वाई जेड आप उसको कंसिडर कर सकते हो, समझ रहे हो। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई रूम है, रूम बताने के लिए हमने इसको क्यूबॉइड को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, हाथ से कर रहे रफ बताना इसलिए, ठीक है। ये थोड़ा लंबा खींच देंगे, ये एक हो गया, इसको एक लंबा खींच देंगे, और एक ये एक हो गया, ठीक है। इसको स्ट्रेट खींच देंगे, दिख रहा है। तो मान लो देखो, ये जो टॉप का है आपका, ये एक टॉप का और एक बॉटम का, ये वाला पीछे का और ये आगे का, ये एक प्लेन है ना। और एक साइड का, ये जो वॉल्स है ये वाला, और ये साइड का वॉल्स, ये एक प्लेन है। और एक टॉप का, ये अपने टॉप, ये टॉप है आपका, और ये बॉटम, ये एक प्लेन है, राइट। तो ऐसे आपके थ्री प्लेन्स है, समझो इसको थ्री प्लेन्स है। अब इन प्लेन्स को कैसे आप डिफाइन करते हो, या कोई पॉइंट किसी प्लेन में है, पॉइंट पता है आपको, पॉइंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप कैसे पहचान लोगे कि वो किस प्लेन में है। हमने ये माना है एक्स, ये माना है वाई, और ये माना है जेड, ठीक है। अगर कोई नीचे नीचे रखा हुआ है, कोई पॉइंट नीचे, ठीक है ना, नीचे वाले प्लेन में, ये वाला प्लेन जो आपका ये वाला है, नीचे वाला आपका जो फ्लोर है, वहां पर एक पॉइंट है पी, ठीक है। तो एज ऑब्वियसली किस प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में, है ना, क्योंकि ये नीचे वाला कौन सा प्लेन है, एक्स और वाई प्लेन है। ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर ये ओरिजिन है ना, 0,0,0 एक्स और वाई प्लेन में। तो कोई भी पॉइंट जिस प्लेन में नहीं है, जिस प्लेन में नहीं है उसके जीरो आएंगे। और एक्स में है तो एक्स का आएगा, वाई में तो वाई में नहीं है तो जीरो आया, जेड में है तो जेड का आएगा। तो 0,a,c, ये किस प्लेन के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, a,0,c। देखकर ही बता सकते हो आप क्या, एक्स जेड प्लेन, ठीक है, एक्स जेड प्लेन, समझ लो। अगर कोई साइड वाले वॉल के ऊपर है, साइड वाले वॉल के ऊपर है, तो साइड वाला वॉल जो है वो किस प्लेन से बना है। एक तो आपको स्ट्रेट लेना पड़ेगा, स्ट्रेट लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पर एक ही बात है, प्लेन तो सेम ही है ना, पैरेलल प्लेन से, इसलिए हमने उसको सेम कंसिडर किया। तो इसमें कौन सा यूज हो रहा है, देखो वाई यूज हो रहा है, वाई यूज होगा, और क्या यूज होगा, डिस्टेंस, जेड यूज होगा, राइट। अब ये किस प्लेन में आ गया, फिर साइड वॉल पे, तो एक्स और जेड प्लेन पे आ गया, एक्स सॉरी वाई और जेड प्लेन पे आ गया, वाई और जेड प्लेन पे। तो मान लो पॉइंट क्यू है, तो बताओ इसके वर्टाइसेस का जनरल फॉर्म कैसे होगा। जिस इसमें नहीं है उसको जीरो लगा दो, एक्स प्लेन में नहीं है तो उसको जीरो लगा देंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस यूज नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब वाई का लगाओ और जेड का लगाओ, बी कॉमा सी, तो 0,b,c किस प्लेन में होगा, वाई जेड में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगर कोई पॉइंट आर है, ठीक है, अब हम किस में लेंगे,
एक्स जेड हो गया हमारा, वाई जेड हो गया, और एक्स वाई प्लेन में लेते हैं। एक्स वाई प्लेन मतलब हमारे एक तो सामने हो, एक तो पीछे हो, ठीक है ना। ये वाला आपका जो ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। इस पे लेते हैं, बाकी का तो सब हटा देते हैं अब हम, जिसका काम हो चुका है हम उसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इस पे है कोई पॉइंट आपका यहाँ पर, कोई पॉइंट आर, अब हमको दिखाई दे रहा है वो पीछे वाली इस पे है, तो कौन सा यूज हो रहा है उस पे, वाई वाला यूज हो रहा है और एक्स वाला यूज हो रहा है उसको नोट करने के लिए। जेड तो है ही नहीं, ठीक है, तो जेड है ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, जेड को जीरो करेंगे, एक्स का और वाई का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो 0, b, 0 विल रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, समझ गए। और अगर कोई पॉइंट है जैसे यहाँ पर ये कोने में है ना, कोने में यहाँ पर कोने में, समझ रहे हो, तो कोई ये कोने में, ठीक है, ये मान लो आपका m कोई पॉइंट है, तो इसके बताओ क्या होगा। अब ये तो बाहर हो गया, इसमें तो आपका x भी यूज होगा, y भी यूज होगा, z भी यूज होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाओगे ना डिस्टेंस निकालने के लिए आप सीधा सीधा। तो m पॉइंट के लिए क्या बताएंगे, a, b, c, समझ गए, सबको क्लियर हो जाना चाहिए। वैसे अगर ये वाला पॉइंट आपको चाहिए तो आप क्या कर लोगे, इसको बताओगे a, 0, क्योंकि वो x एक्सिस पे है। ये वाला पॉइंट अगर बताना है तो कैसे बताओगे, y पे, सॉरी z पे है तो y और x को जीरो कर दोगे। ये वाला पॉइंट अगर आपको बताना है तो आप कैसे बताओगे, 0, b, 0, है ना। अब वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। ये पॉइंट बताना है आपको, ये वाला पॉइंट, तो ये कैसे दिखाओगे, ये किस प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में है, तो a, b, 0 बताओगे। ये पॉइंट कहाँ पर है, किस प्लेन में है, y और z में है, तो x को जीरो कर दोगे, 0, b, c, सही है। ये वाला पॉइंट बताओ, ये नीचे है ना, नीचे है, किस प्लेन में, x और z प्लेन में, तो ये a, 0, c आ जाएगा, समझ गए। देखो ऐसे सारे पॉइंट्स हमने बता दिए। मैंने आपको प्लेन का भी बताया, पी क्यू आर लेकर, अगर रैंडमली कहीं पे होता है तो, और ये पॉइंट से भी आप समझ सकते हो, सिंपल है। ये याद रखना है आपको, क्योंकि वो हेल्प करेगा आपको समझने में क्वेश्चन को और वेक्टर्स को, वो कहाँ पर है एग्जैक्टली, ठीक है। ये तो 3 डायमेंशन का हमने थोड़ा सा बेसिक लिया, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का थोड़ा सा बेसिक लिया, ठीक है। और हमने एक और बताया था, कोई भी पॉइंट हो, अब 3 डायमेंशन में कोई पॉइंट हो, एक पी, a, b, c, ठीक है, तो इसका अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है p बार, तो हमने क्या बोला था, जो a, b और c ये जो पॉइंट्स है, इसको i, j और k लगा दो, है ना, और इसको ऐड कर दो, ये आपको p बार बता देगा। बट अब a किसका है, ये x का है, इसलिए उसको i लगाओगे x कोऑर्डिनेट को, y कोऑर्डिनेट को आप j कैप लगाओगे, z कोऑर्डिनेट को आप k कैप लगाओगे, ठीक है ना। उल्टे सीधे मत कर देना, समझ गए, क्लियर है सबको। इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। इसको आप ओ पी बार भी बोल सकते हो, पोजीशन वेक्टर, है ना। स्मॉल p हमने यूज किया था लास्ट क्लास में, देखा था, सही है। अब आते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 10th में पढ़े थे। अगर कोई पॉइंट 2 डायमेंशन x1 y1 एक पॉइंट है, और एक पॉइंट है x2 y2 2 डायमेंशन में, ठीक है ना, तो आप क्या करते थे, डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए, लेंथ ए बी निकालने के लिए क्या करते थे, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा लिखते थे। तो सेम केस 3 डायमेंशन में भी चलेगा। मान लो अगर पॉइंट ए के होते x1 y1 z1, अब 3 डायमेंशन है तो 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, ये 3 एक्सेस है। बी पॉइंट आपका x2 y2 z2, तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ इसमें एक ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, z2 माइनस z1, सेम जैसा आप करते थे 10th में, उसी तरीके से फॉर्मूला होगा, आधा तो वैसे ही होगा, सही है, यहाँ तक तो सही है। अब z2 माइनस z1 ब्रैकेट्स पर, बस यही आपको 3 डायमेंशन में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दे देगा, राइट। और अगर आपको इसका वेक्टर निकालना हो तो ये तो आप सॉल्व कर चुके होगे, डिस्टेंस, ठीक है ना। अब अगर आपको वेक्टर निकालना है, कोई वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे, मतलब अगर ए बी बार, इसी केस को ले लेते ए बी बार, ठीक है, ये तो डिस्टेंस बता दिया मैंने, इसको मॉड भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है।
मैग्नीट्यूड भी इसको कहा जाता है, समझ लो, मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। मैग्नीट्यूड क्या रहा था, मैंने बताया था, कोई भी वेक्टर दिया हो, कोई भी वेक्टर दिया हो, ठीक है, इसको नीचे ले लेता हूँ, बताया था ना मैग्नीट्यूड, कोई वेक्टर दिया आपको और ए बार, वो उसका ऐसा है a1i b1j b1j प्लस c1k ऐसा कोई वेक्टर है, तो इसका मॉड निकालने के लिए क्या बोला था हमने, कुछ नहीं करना है, जो i j k के जो कोशेंट्स है उसका स्क्वायर कर लो और उसको ऐड कर दो और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, ये उसका मैग्नीट्यूड देता है वेक्टर का, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना। और उसी तरीके से अगर मैंने बताया था कोई पॉइंट ए है 2,3,4, तो इसके पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कुछ नहीं करना हमको, ये वेक्टर कैसे बनने वाला था, आई जे के लगने वाला था इसको, है ना, और हमने अभी बताया क्या करते हो, आई जे के का क्वेश्चन लेते हो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इन शॉर्ट पॉइंट दिया हो उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है, तो क्या करना है, उस पॉइंट्स के स्क्वायर्स का पहले सम कर दो, स्क्वायर रूट निकाल लो, ठीक है ना। ओरिजिन से डिस्टेंस क्यों बोला, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है ना, ऐसा कोई पॉइंट था, आपने ये डिस्टेंस निकालना है आपको, ये एक्स वाई जेड प्लेन है आपका, राइट, रफ बना रहा हूँ 2 3 4, तो ये ओपी का डिस्टेंस निकालना है आपको, ओपी का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करोगे, ओपी बार निकालोगे मतलब ए बार, फिर उसका मॉड ले लोगे, मैग्नीट्यूड लिखना मतलब ये डिस्टेंस लिखना, राइट, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। अगर 2 पॉइंट का होता, 2 पॉइंट का डिस्टेंस मतलब अगर मैंने मॉड ऑफ ए बी बार लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी इस पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो निकालना, ठीक है, मॉड ऑफ ए बी बार निकालना, तो कैसे निकालते थे, बी बार माइनस ए बार, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन ऑफ वेक्टर ऑफ ए, ये किसके लिए यूज करते हो आप, ए बी बार निकालने के लिए, और फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, तो ये एक ही बात है। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, पहले तो वेक्टर निकाल लेना जो कि सिंपल होगा। चलो इस केस के लिए आते हैं हम कहां पर, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे समझेंगे। मान लो कोई पॉइंट ए है, वो 2,3,4 उसके कोऑर्डिनेट्स है, कोई पॉइंट बी है उसके 2,3,6 ये कोऑर्डिनेट्स है, आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, मतलब ये मॉड ए बी निकालना है, बार निकालना है, तो पहले ए बी बार निकालोगे, आपको पता है ए बी बार मतलब बी बार माइनस ए बार, अभी हमने बताया था, चलो नीचे लिखता हूँ, बी बार कैसे निकालते हो, बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको आई जे के लगाओ रिस्पेक्टिवली, है, फिर ए बार निकालना है तो ए पॉइंट्स के जो भी कोऑर्डिनेट्स है उसको आई जे के लगाओ, सिर्फ ये मत भूलना कि यहाँ पर आपको कैप देना है, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन करना तो एकदम सिंपल है, 2i माइनस 2i कैंसिल हो जाएगा, तो आप चाहो तो इसको 0i लिख सकते हो, ना लिखना हो तो मत लिखो, ठीक है, मत लिखो। 3 माइनस 3j कैंसिल हो जाएगा, तो j भी चला गया, फिर 6 माइनस ऑफ 4k कितना हो जाएगा 2k, तो मिल गया आपको 2k, ए बी बार क्या मिल गया आपको 2k। तो कभी ऐसा डरना नहीं है कि अगर इसमें आई जे के कोई वेक्टर में आई और जे और के में से कोई दो या एक अपसेंट हो तो टेंशन नहीं लेना, मतलब वो जीरो है, आप चाहते तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे 0i 0j 2k कैप, है ना, बट स्टैंडर्डली हम यही लिखते हैं, समझ में। अगर अब ए बी बार मिल गया आपको, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो सिंपल है, आई जे के कोएफिशिएंट लेना। अब आपको पता है अगर ऐसा देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं उसका, आई और जे का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं है, मतलब ही जीरो है, तो वो क्यों कैलकुलेशन करना, हम डायरेक्ट के का लेंगे, 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आया, सीधी सीधी बात है, मिल गया मॉड ऑफ ए बी बार, सिंपल है। ये हुआ वेक्टर फॉर्म से निकालना, और या तो डिस्टेंस फॉर्मूला से करना है तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला भी बताया, ये x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर z2 माइनस z1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो आप, चलो फॉर्मूला को ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है ना। और वेक्टर मेथड से करना है तो ये प्रोसेस तो चल ही रही है, सही है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया वेक्टर मेथड से, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना मतलब डिस्टेंस निकालना,
वो आपको ऐसा नहीं पूछेंगे डायरेक्टली कि डिस्टेंस निकाल, मैग्नीट्यूड निकाले, ऐसा पूछा जाएगा। समझ गए? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैसे निकालते हो? 10-100 बात की, एक बात सिर्फ सब्सट्रैक्शन करना है, पुट करो, सॉल्व करो, आई के जे के एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा, बाकी का लिख दो। समझ गए? क्लियर? चलिए, तो अब क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे और साथ ही साथ हम सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वेक्टर ग्राफिकली। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हो? तो कुछ नहीं करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप कुछ मत करो, बढ़िया से आपका एक्स वाई जेड प्लेन निकालना है, एक्स वाई जेड प्लेन निकालो। बट यहाँ पर उसने डायरेक्शन का बोला है, ठीक है, डायरेक्शंस का दिखा है, इसलिए हम लेंगे। अब आपको पता है मैप में ये क्या होता था आपका, ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ। ठीक है, और आप कोई भी वेक्टर स्टार्ट करने के लिए बीच वाला पॉइंट लोगे, ओरिजिन मतलब, सही है ना? अब इसने क्या बोला है, रिप्रेजेंट द ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर्स। ग्राफिकली आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिखाना है और कुछ नहीं करना है। कहाँ? 40 किलोमीटर्स बताना है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री ऐसा घूमना पड़ेगा, समझ रहे हो? ऐसा घूमना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ आएगा वो लाइन, है ना? अब ये हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहे हैं, 40 किलोमीटर की क्या लाइन ड्रॉ करोगे क्या आप, है ना? एक ये वेक्टर बन जाएगा जिसका मान लो ये ए बार है, ठीक है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू 40 किलोमीटर बता देना। और ये जो डायरेक्शन है, ये इतना एंगल है, ये कितना है आपका, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, ऐसा हो गया ना, नॉर्थ से, ये नॉर्थ है तो इधर आओगे आप, इधर मूव करोगे, समझ लो, ऐसा आएगा, साइड में घूमेगा, राइट? अगर बोला रहता 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो वेस्ट की तरफ जाते 60 डिग्री, 60 डिग्री, है ना? ऐसा आता आपका एंगल कुछ, समझ रहे हो? बस इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक वेक्टर, ठीक है, इतना ना लिखते हो, अभी मैं सिर्फ इसको 40 किलोमीटर से ऐसे लिख देता हूँ, समझ गए? एक वेक्टर बन गया, रिप्रेजेंट कर दिया हमने। बस इसी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देना। अगर ऐसा लिखा होता कि 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट से साउथ की तरफ जाओगे 45 डिग्री, ऐसा बन जाएगा कुछ, समझ रहे हैं? और अगर वेस्ट ऑफ साउथ बोला, वेस्ट ऑफ साउथ, तो ऑफ मतलब जहां से स्टार्ट करना है, साउथ से वेस्ट की तरफ, इधर, ऐसा, ये वाला एंगल लेना, जो भी आपको बोला जाए, थीटा कंसीडर कर लो, समझ गए? अब तो ये इजी है। सॉरी, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। अब फिजिक्स में तो पढ़े होगे, ठीक है। अब केजी आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है आपका, आप मास बता रहे हो आपका, ठीक है ना? तो ये कितना होगा, फर्स्ट का आंसर, सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट का क्या होगा, इट इज स्केलर क्वांटिटी, तो लिखेंगे ऐसा, इट इज स्केलर एज इट इन्वॉल्व्स ओनली मैग्नीट्यूड। समझ गए? सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या बोला है, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। अब इसमें तो डायरेक्शन भी आ रहा है ना, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, सो इट इज अ वेक्टर, इट इज वेक्टर, इट इज वेक्टर, राइट? एज इट इन्वॉल्व्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो लिख लेना एज इट इन्वॉल्व मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, समझ रहे हो? सिंपल है। अब बड़े हो गए हो, सारा थोड़ी लिखवा के देंगे छोटे बच्चे जैसा, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, 40 डिग्री बोला है, 40 डिग्री बोला है, बताओ अब ये स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा? देखो यहाँ पर क्या है, ये जो 40 डिग्री है ना, सिर्फ आपका एक मेजर है डायरेक्शन दिखाने का, ठीक है ना, डायरेक्शन दिखाने का एक मेजर है, तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व हुआ है, उसमें दूसरा कोई डायरेक्शन वगैरह यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम थर्ड के लिए क्या लिखेंगे, इट इज, क्या है, इट इज स्केलर, इट इज स्केलर, ठीक है, याद रखो।
अब 40 वॉट्स पावर है आपका, स्केलर है, तो ये भी स्केलर है, तो लिख लेना एज इट इन्वॉल्व्स ओनली मैग्नीट्यूड। कूलोम, ठीक है, क्या आएगा फिर से स्केलर। ये है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, है ना, स्क्वायर लिखा है तो क्या होता है ये, वेलोसिटी की एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, तो वो तो क्या होता है, वेक्टर होता है, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड 20 हुआ उसका, वो कम ज्यादा होता है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए इसको हम वेक्टर बोलते हैं। फिजिक्स में तो पढ़े थे, मैं तो और डिटेल में पढ़ ही लोगे, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाता है। बस ऐसे क्वेश्चन रहेगा आपको कि वेक्टर है क्या, स्क्वेलर है क्या, 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, बस। ठीक है, 3rd क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। सीधा सीधा अपना फर्स्ट वाला क्या आएगा, फर्स्ट वाला क्या है, टाइम पीरियड, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो अब पूरा नहीं लिखते बैठते, मैं साइड में आपको लिख देता हूँ स्केलर, क्योंकि इट इन्वॉल्व ओनली क्या, इट इन्वॉल्व ओनली मैग्नीट्यूड, तो रीजन लिखते जाना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एज इट इन्वॉल्व ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस क्या है, फिर से स्केलर है, फिर से स्केलर है। उसके बाद आपका थर्ड फोर्स क्या है, आपका फोर्स को आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है क्या, हाँ कि ना, बताओ जल्दी से। फोर्स क्या रहेगा, वेक्टर ही रहेगा कि नहीं, ये वेक्टर रहेगा। एज इट इंक्लूड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी फिर से वेक्टर, और वर्क डन स्केलर, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड ही होता है, तो ये स्केलर आ गया, सिंपल है। लिखवा कर तो दे दिया आपको, बस आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख देना, वो लाइन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एज इट इन्वॉल्व्स ओनली मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर है तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट इन्वॉल्व्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बस इतना लिख लेना तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे स्केलर स्केलर वेक्टर वेक्टर हो तो पॉसिबिलिटी है मार्क्स जाने की, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इन फिगर 10.6 ये दी है आपको, देखो अ स्क्वायर दिया है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। वेक्टर्स भी आपको ड्रॉ करके दिए, देखो ये एक वेक्टर ए बार दिख रहा है, यहाँ से ऐसे गए तो बी बार, इधर से ये देखो ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, ये सी बार, ऐसे चले जाओ तो डी बार, ऐसा बोला है। को इनिशियल हमको पता है, को इनिशियल मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, राइट, उसको को इनिशियल बोलते हैं। तो देखकर बताओ फटाफट, चलो सॉल्यूशन भी लिखना शुरू कर देंगे और लिखना भी कर देंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट का क्या आया था, को इनिशियल, ये दिख रहा है हमको ए बार और डी बार को इनिशियल है, एक साइड गया एक नीचे गया, ए बार एंड डी बार, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। सेकंड बताओ कौन सा है, और कौन सा है क्या, देखो ए बार खत्म हो गया, फिर बी बार शुरू हुआ, बी बार खत्म हो गया, फिर सी बार शुरू हुआ, और तो कोई है नहीं, ठीक है। ए एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, ये लिख दिया हमने। इसमें कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं, कोई दूसरा पेयर है नहीं, इसलिए हमने एक लिखा, ठीक है। अब सेकंड के लिए आते हैं। सेकंड बताओ, सेकंड क्या है क्वेश्चन, इक्वल वेक्टर्स। अब ये स्क्वायर है, पहले बोल दिया गया है स्क्वायर है, तो अपोजिट साइड्स लेने पड़ेंगे आपको, जिसमें डिस्टेंस तो सेम हो। इक्वल वेक्टर्स में हमने क्या बोला था, डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, राइट, दोनों सेम हो, तभी हम उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। बताओ अगर मैंने ए बार और सी बार लिया, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, आपको दिख रहा है मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि ये किसके पार्ट है, स्केलर के साइड से, बट डायरेक्शन ए का देखो राइट हैंड साइड में जा रहा है, और सी का भी राइट हैंड साइड में जा रहा है, मतलब ए और सी क्या हो गया, ए और सी क्या हो गया, देखो आपको अगर ऐसा लगेगा कि राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो ये कहाँ से देखे, यहाँ से देखे, यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे कच्चा खाते हैं, ये नहीं लेना उसके ऊपर का, वो तो सिर्फ नोटेशन है। हमने बताया था ना, सी बार को मैं ऐसा सी बार भी लिख सकता हूँ, या उसके ऊपर एरो भी दे सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है एरो का कि सी बार राइट हैंड साइड में जा रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर सी बार बताना है तो ऐसा दोगे, लेफ्ट हैंड साइड में एरो बनाओगे उसके सिर पे, वैसा नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कच्चा खाएंगे, इसलिए बताया, ये गलत है ना, लेफ्ट में नहीं जा रहा है वो। जो वेक्टर का डायरेक्शन खुद होता है, जहां वो वेक्टर ड्रॉ किया गया, ऐसा ड्रॉ किया गया तो लेफ्ट में जा रहा है, ऐसा ड्रॉ किया गया तो राइट में जा रहा है, नाम भले उसका
सेम हो, सी बार, ठीक है। तो हमको दिख रहा है ए बार और सी बार दोनों उल्टे हैं, एक राइट में जा रहा है और एक लेफ्ट में जा रहा है, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन है। तो ए बार और सी बार क्या हो गया, इक्वल वेक्टर तो हो नहीं सकते, भले उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। अब डी पे देखो और बी बार को देखो, ये नीचे है और ये भी नीचे है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, फिर क्या लिखेंगे, डी बार एंड बी बार आर equal vectors as their magnitude and direction is equal। समझ गए, क्लियर, सिंपल एकदम। अब आओ थर्ड पे, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर का मतलब क्या था, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हो या पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे हो, राइट, बताया था मैंने, ठीक है, लास्ट क्लास में देखा था ना हमने, सेम ऐसे एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हो या पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे हो, उसको हम क्या बोलते थे, को लीनियर वेक्टर्स, राइट। और डायरेक्शन भी उल्टी हुई तो चलता है, राइट। तो इन शॉर्ट हमको ये तो पता है, देखकर ही समझ में आ रहा है क्या, ये डी बार और बी बार भले उनके डायरेक्शन सेम हो या इक्वल हो या डिफरेंट हो, है ना, इधर सेम है, फिर भी हम इसको बोलेंगे ये क्या है, कोलिनियर भी है और इक्वल भी है। ए बार और सी बार इनका डायरेक्शन अलग अलग है, बट पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन होने की वजह से हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो कोलिनियर है, इक्वल नहीं है, समझ गए। तो थर्ड पूछा था, कोलिनियर चाहिए पर इक्वल नहीं चाहिए, तो कौन सा बोलोगे, ए बार और सी बार, हाँ कि ना। थर्ड के लिए क्या बोलोगे आप, ए बार एंड सी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स बट नॉट इक्वल एज their direction is not same। समझ रहे हो, डायरेक्शन सेम नहीं है उनकी, बस सिंपल, राइट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इक्वल में क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम चाहिए, और कोलिनियर में डायरेक्शन से लेना देना ही नहीं है, डायरेक्शन सेम भी हुई तो भी चलेगा, डिफरेंट हुई तब भी चलेगा, बट पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन या सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए, समझ गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए ट्रू एंड फॉल्स बोलना है हमको, 1 मार्क के लिए आएगा ही आएगा, तो ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आ रहे फटाफट। हाँ, फर्स्ट बताओ, ए बार एंड माइनस ए बार आर कोलिनियर। ए बार और माइनस ए बार, देखो ए बार का मतलब क्या है, एक कोई वेक्टर है जिसका कोई मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ए कैप उसका एक डायरेक्शन है, थोड़ा सा ढंग से निकालते हैं, ए कैप उसका डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन, समझ रहे हो। और देखो जब मैं माइनस ए बार लिखता हूँ इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो सेम रखा, आपने क्या कर दिया, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अगर वेक्टर ऐसा था तो मैग्नीट्यूड को तो सेम रखा, डायरेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया, समझ रहे हो, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। चलो मैं इसको येलो से बना दो ऐसा, समझ रहे हो। तो अब मुझको बताओ, अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दिया आपने, मतलब समझ लो राइट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल था तो आपने लेफ्ट हैंड साइड कर दी। मैं वैसे भी कोलिनियर जब हम बोलते तो हमको ना डायरेक्शन से लेना देना है, ना हमको उसके मैग्नीट्यूड से लेना देना है। हम क्या बोलते हैं सिर्फ कि एक तो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हो, एक तो पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे हो, तो ये तो पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे रहेंगे ना, हाँ कि ना। उल्टा भी कर दो तो मैं इसको ऐसे इधर की साइड से भी लिख सकता था, नीचे भी लिख सकता था, क्योंकि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फ्री वेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में बताया था हम मैथ्स में थ्रू आउट फ्री वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैंने वेक्टर ऐसा निकाला है तो इसका निगेटिव मैं ऐसा रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, इसके ऊपर रख सकता हूँ, इसके सेम लाइन ऑफ एक्शन पे भी रख सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना पता चलेगा मुझको, अगर ये लेफ्ट में था तो इसका जो निगेटिव वेक्टर रहेगा उसका डायरेक्शन किधर रहेगा, राइट साइड में रहेगा। अब ये वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ मैंने बताने के लिए बताया आपको एरो, नहीं तो बोलोगे ये भी वेक्टर है, ठीक है। ये ऐसा 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 कैसे भी निकाल सकते हो, तो हम बोल सकते हैं फिर क्या, निगेटिव वेक्टर्स आर कोलिनियर, हाँ कि ना, समझ रहे हो। ये उसका जस्टिफिकेशन हो गया, तो ट्रू लिख दो।
और अगर आपको जस्टिफिकेशन लिखना है तो पूरा लिख दो। वी नो दैट नेगेटिव वेक्टर्स आर equal in magnitude and opposite in direction. That's why we can say negative vector and its negative vector is collinear. समझ गए? अगर जस्टिफिकेशन लिखना है मांगा जाए आपसे, जस्टिफाई बोला है कि नहीं, यहाँ से ट्रू और फॉल्स बोला है पर हम जस्टिफिकेशन भी लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए थर्ड पे आते हैं। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हो सकता है क्या बताओ? हमने क्या बोला? कोलिनियर वेक्टर मतलब हमने क्या बोला? सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हो या पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे हो। हमने ये कभी बोला है क्या कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो? नहीं। अगर एक बड़ा निकालो और एक छोटा सा वेक्टर निकालो, ये सेम, ये पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे, तो ए बार और बी बार कोलिनियर हो गए, बट उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ क्या? नहीं। उनकी डायरेक्शन के बारे में भी हमने कुछ बोला था क्या? नहीं। अगर मैंने ऐसे सी बार वेक्टर निकाला, वो ए बार से भी बड़ा निकाला, तो मैं बोल सकता हूँ ए बार एंड सी बार आर कोलिनियर बिकॉज दे आर ऑन पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन। समझे? क्लियर? दे आर ऑन सेम पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन। तो बस लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल पे हो, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे हो या सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है। तो सेकंड के लिए क्या बोलेंगे? फॉल्स। ठीक है, फॉल्स लिखेंगे। थर्ड पे आ जाओ। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। मुझको बताओ, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो कोलिनियर हो सकता है क्या? एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, इसका मैग्नीट्यूड, ये ए बार था उसका मैग्नीट्यूड, ये बी बार है इसका मैग्नीट्यूड, भले ए बार और बी बार का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, इनका देखकर ही समझ में आ रहा है डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं। तो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो डायरेक्शन सेम नहीं होगा। समझ गए? हाँ कि ना? अब बोला है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अब कोलिनियर के लिए हमने क्या बोला था? सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए। अब मुझको बताओ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मॉड ए और मॉड बी मैंने दिखा दिया, ये कोलिनियर है क्या? क्योंकि वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है। दिख ही रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तो इंटरसेक्टिंग हो गए, पैरेलल पे तो कभी आएगी ही नहीं। तो थर्ड भी हमारा क्या बन गया फिर? फॉल्स। समझे? क्लियर? और जस्टिफिकेशन लिखना तो अपनी लैंग्वेज में ड्रॉ करके लिख लेना। टू कोलिनियर वेक्टर्स, फोर्थ वाले पे आते हैं। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब देखो, ये समझने जैसा है, ठीक है? कोई बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करेंगे। कोलिनियर वेक्टर्स है और मैग्नीट्यूड सेम, तो इक्वल हो सकते हैं क्या? ये पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे मैं कोलिनियर बता रहा हूं। अब कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे, ये ए बार है, ये बी बार है, इनका मैग्नीट्यूड सेम आ गया और डायरेक्शन भी सेम दिख रहा है, तो दोनों इक्वल हो गए, वो बोल देंगे ट्रू है। बट जब भी हमने कोलिनियर पे बात की, हमने कभी ये नहीं बोला डायरेक्शन के बारे में, ना मैग्नीट्यूड के बारे में। तो ऐसा भी तो हो सकता था, ये इधर ना होते हुए डायरेक्शन इधर हो जाए, उल्टी डायरेक्शन हो जाए, भले मैग्नीट्यूड उनका सेम हो जाए, उनका मैग्नीट्यूड भले सेम हो जाए, पर डायरेक्शन उल्टा है, तो इक्वल होंगे क्या? नहीं। इक्वल वेक्टर्स में क्या चाहिए था हमको? मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए, डायरेक्शन भी सेम चाहिए। बट यहाँ हमको दिख रहा है इन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ये कोलिनियर भी है, बट इक्वल होंगे क्या? नहीं। समझे क्या? क्लियर? बस फोर्थ भी हम लिख देंगे फिर फॉल्स। उसके लिए आप जस्टिफिकेशन के लिए आप निकाल के ऐसे बता देना, हियर ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर बिकॉज दे आर लाइंग ऑन पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, their magnitude is equal but their direction is different, that's why a bar and b bar are not equal though they are collinear and having equal magnitude, right? क्लियर है? समझ गए? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट तो हो गया है, अब नेक्स्ट इसमें हम सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और जो भी उससे रिलेटेड थ्योरी होगा, कॉन्सेप्ट होगा, वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है? मेक श्योर जब भी कोई वीडियो है, पिछला वाला पूरा सॉल्व करो, पहले वीडियो देखो फिर सॉल्व करो और तभी आगे का वीडियो देखो, ठीक है? सो सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।